जी जनाब। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो आप लोगों से अपोलोजाइज करना था बिकॉज इट्स बीन अराउंड 2 वीक्स मैं क्लासेस नहीं ले पाया था एंड यू गाइस ऑल नो द रीजंस कि मैं किन किन कामों में बिजी था एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग अराउंड मी। बट क्योंकि आप लोगों ने फी पे की हुई है और परेशान होना वैसे भी आपका राइट है, उसके लिए अपोलोजाइज फ्रॉम माय एंड। इवन आई कैन राइट अ मैसेज इन ग्रुप कि सिंसियर अपोलोजाइज फ्रॉम माय एंड। अब फ्यूचर में ऐसी कोई एक्टिविटीज वगैरह नहीं है तो इंशाल्लाह अब तो क्लास वगैरह ऑफ नहीं होगी। एंड सेकेंडली आई वांट टू थैंक यू बिकॉज आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट भी किया बाय सीइंग मी दैट आई एम वेरी मच बिजी। तो उसके लिए भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया इस चीज़ में एंड आई अप्रिशिएट दैट कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। सो अपोलोजाइज एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्स टैक्स को एज अर्ली एज पॉसिबल आज या कल ख़त्म करूँगा जितना हो गया। हम इनकम टैक्स स्टार्ट करने लगे हैं, प्रोबेबली मैं कल इनकम टैक्स स्टार्ट कर लूँगा। जैसा कि आपको याद है कि हमने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिसंबर एंड के ऊपर या जनवरी के स्टार्ट के ऊपर सेल्स टैक्स करवाऊंगा, तो उसमें मैं दोबारा टेकअप कर लूँगा। बट आई एम गोइंग टू एंड द सेल्स टैक्स राइट नाउ। आज मेरे ख्याल से मैं इसे कंप्लीट करके ये रजिस्ट्रेशन वाला एरिया कल मैं सेल्स टैक्स को नहीं करवाऊंगा, मैं कल से इनकम टैक्स को स्टार्ट करने लगा। जनवरी में जब हम दोबारा सेल्स टैक्स करेंगे जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई होंगी वो फिर आप वहाँ पे कवर आउट कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह जो है थी वो सारी पढ़ ली थी, क्या होती हैं क्या नहीं होती। अब हम देखते हैं कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं, क्यों करवाई जाती है उसको हम देखते हैं, और क्या ये सबके लिए है या इसकी कंडीशंस क्या हैं वो देखते हैं। बिकॉज सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि जो भी हमने इनपुट टैक्स पे किया होता है वो हम क्लेम कर सकते हैं, वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। और अगर हम इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट वगैरह क्या हो जाती है, अलाउ हो जाती है। डेट्स वाई हम क्या प्रेफर करते हैं कि हम सेल्स टैक्स में जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लें। बट समटाइम्स होता है कि हम चाहते हैं कि हम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड ना रहें, तो फिर हम क्या प्रेफर आउट करते हैं कि क्या हमें कोई इस तरह का कोई टेम्प्रेरी अरेंजमेंट मिल सकती है कि हम परमानेंटली रजिस्टर्ड ना रहें, कुछ वक्ती तौर के ऊपर कुछ हम बेनिफिट्स लेने के लिए क्या रजिस्टर्ड हो सकते हैं। द आंसर इज यस, हम टेम्प्रेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको आप लोग देखने हैं। सबसे पहले कि ये मैन्युफैक्चरर के लिए है टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन, जिसकी इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, ये सबसे पहले उसके लिए ये प्रोविजंस हैं। उसके लिए जो है ये रूल्स हैं, हमने क्या करने होते हैं, हमने लेके चलने होते हैं। अब मैन्युफैक्चरर को ये क्यों बेनिफिट दिए जाते हैं या हम कौन से बेनिफिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसको ज़रा अगर हम समझना चाहें तो मैन्युफैक्चरर जो है जिसने अभी फैक्ट्री वगैरह लगाई है और वो चाहता है कि वो मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना चाह रहा है। अब मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और अगर जो इसको इनपुट टैक्स वगैरह पे करेगा वो क्लेम भी करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है विदाउट हैविंग इंस्टॉल एनी मशीनरी। कोई मशीनरी कोई प्लांट उसने नहीं लगाया, बट स्टिल वो क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई आउट कर सकता है। इसे हम कहते हैं कि वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एज ए मैन्युफैक्चरर के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। और जब वो एप्लीकेशन देगा उसको 72 घंटे में हम क्या कर देंगे, उसकी एप्लीकेशन अप्रूव करके उसको टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर देंगे। और जो ये उसकी रजिस्ट्रेशन है ये 60 दिन तक के लिए होगी, मतलब 60 दिन के लिए हम उसको सेल्स टैक्स में क्या कंसिडर करेंगे, रजिस्टर्ड कंसिडर करेंगे। और ये हम क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर है, उसने मशीनरी वगैरह या प्लांट वगैरह इंपोर्ट करना होता है, तो उसको उसमें फैसिलिटेट करने के लिए हमें 60 दिन के लिए टेम्परेरी तौर के ऊपर उसको रजिस्टर्ड कर देते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेरी तौर के ऊपर हम उसको रजिस्टर्ड आउट करते हैं तो उसमें फिर हम उसे कहते हैं कि आपने जो जो सी मशीनरी इंपोर्ट करवानी है, जो जो सी मशीनरी मंगवानी है, उसकी कंप्लीट लिस्ट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इंपोर्ट जो मशीनरी करवा रहा है, जो उसने मशीन इंपोर्ट करवानी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स अगर हमें वो सबमिट करवा देगा जैसे एप्लीकेशन देगा,
हम 72 घंटों के अंदर अंदर क्या करेंगे, उसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव कर देंगे और उसको 60 दिन के लिए टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड कर देंगे। वो उस अरसे में कोई भी मशीनरी, कोई भी प्लांट जो उसने हमें लिस्ट आउट दी होगी वो उसको इंपोर्ट कर सकता है, उसको इंपोर्ट करना अलाउ होगा। जब उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन अलाउ हो जाएगी तो जिसने भी मशीनरी वगैरह इंपोर्ट की होगी या कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट वगैरह किया होगा एज मैन्युफैक्चर, उसे क्या किया जाएगा, उसे इनपुट टैक्स जो है वो क्लेम करना अलाउ किया जाएगा। उसने जो मशीनरी इंपोर्ट की होगी या जो मशीनरी इंपोर्ट करेगा इन 60 दिनों में, जो उसने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया होगा या जो वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा 60 दिनों में, जो भी उसके ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह बन रहा होगा वो उसे क्या कर लेगा, वो उसको इजीली क्लेम कर सकता है। बट उसके लिए शर्त क्या होगी, उसके लिए शर्त होगी कि उसको पोस्ट डेटेड चेक जो है वो पहले जमा करवाना पड़ेगा, उन तमाम ड्यूटीज का, उन तमाम चार्जेस का वो क्या करेगा, वो पहले डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। फॉर एग्जांपल उसने एक मशीन इंपोर्ट करनी है, उसे पता है मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो वो उसका पहले ही क्या करेगा, उसका चेक लिखेगा, चेक लिख कर डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा। जब वो मशीनरी इंपोर्ट करेगा रिटर्न जमा करवाएगा, इनपुट टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, डिपार्टमेंट उसको चेक जो है वो वापस कर देगी। और अगर उसकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसने 60 दिन के अंदर अंदर मशीनरी इंस्टॉल ना की, तो फिर जो उसकी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो डिसेबल हो जाएगी और जो उसने पोस्ट डेटेड चेक वगैरह जमा करवाए हुए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डिपार्टमेंट जब्त कर लेगा, एनकैशमेंट करवा लेगा, क्योंकि उसको टाइम लिमिट दी हुई है कि 60 दिन के अंदर अंदर ही क्या करनी है, आपने मशीनरी वगैरह अपनी इंपोर्ट करनी है। अगर वो ना कर पाया, 60 दिन में इंपोर्ट ना इंस्टॉल कर पाया, तो उसने जो पोस्ट क्रेडिट चेक वगैरह दिए होंगे वो डिपार्टमेंट इन कैश करवा लेगा और ये इस सॉर्ट ऑफ ये उसको पेनल्टी पड़ेगी कि तुमने जो हमसे कमिटमेंट की थी कि 60 दिनों में कर लोगे, तुमने नहीं किया, तो इसलिए हमने तुम्हें पकड़ के यहाँ पे फारिग कर दिया। उसके अलावा जिस बंदे के पास टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगी वो अपनी मंथली रिटर्न भी फाइल करेगा, लेकिन वो कोई इनवॉइस वगैरह इशू नहीं करेगा। अगर उसने कोई इनवॉइस वगैरह इशू की, कोई सेल्स वगैरह की और उसने कोई इनवॉइस इशू कर दी, उसके ऊपर कोई भी उसको इनपुट टैक्स हम इनवॉइस के ऊपर अलाउ नहीं करने देंगे, बिकॉज ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है ये सॉलली हो ही रही है फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्ट। तो चूंकि ये इंपोर्ट के पर्पस के लिए हो रही है तो वो इस बेस के ऊपर सेल्स नहीं कर सकता और उन सेल्स के ऊपर इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर सकता। उसके अलावा कोई सेल्स टैक्स रिफंड उसको नहीं पे किया जाएगा टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के दरमियान पे, और जो भी उसने इनपुट टैक्स वगैरह होगा वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड पे। रिफंड उसको नहीं देंगे, हम उसको क्या कहेंगे कि तुम उसको कैरी फॉरवर्ड करवा लो, हम उसको फ्यूचर में जाके एडजस्ट करवा देंगे, बट रिफंड वगैरह का सीन भी उसमें नहीं होगा। तो ये सारी बात हमारी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की है। मेनली ये हम फैसिलिटेट करते हैं मैन्युफैक्चरर को, जो भी कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं और जो मशीनरी वगैरह इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुए, उन्होंने काम बाद में स्टार्ट करना है, तो उनको इंपोर्ट वगैरह में फैसिलिटेट करने के लिए, मशीनरी मंगवाने के लिए या रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए छोटी सी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है। रिमेंबर 72 घंटे में दरख्वास्त हमारी अप्रूव हो जाती है फॉर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन और 60 दिनों के लिए हमें टेम्परेरी तौर के ऊपर रजिस्टर्ड आउट किया जाता है। उसके बाद है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, लाजमी है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। ये किन किन के लिए है, इसको सिर्फ आपने अच्छी तरह रीड आउट करना है, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसके लिए है, कि कोई भी पर्सन जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए था, हु इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, बट उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको एक नोटिस इशू कर दिया जाएगा जिसमें उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी कि भाईजान हमने आपको कहा था कि आपने रजिस्टर्ड होना है, आप रजिस्टर्ड क्यों नहीं हो रहे, बताएं आके, अगर आप नहीं हो रहे तो हम खुद ही आपको क्या कर देंगे, रजिस्टर्ड कर देंगे। तो उसको नोटिस देते हैं, जब उसका रिटर्न रिप्लाई आ जाए और उसके पर्सनल हियरिंग हो जाए पर्सन की, फिर कमिश्नर जो है वो अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये अपना कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर कैंसिल कर सकता है। अगर वो सेटिस्फाई ना हो जाए तो वो क्या करेगा, वो उसको कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर सकता है। ये सारा कमिश्नर की स्वाबदीद के ऊपर है। और अगर जब उसको नोटिस इशू किया गया पर्सन को, जो उस नोटिस पर टाइम स्पेसिफाई किया गया था, अगर वो उस नोटिस के ऊपर रिप्लाई नहीं करता विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो जो कमिश्नर है उसके पास जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह अवेलेबल होंगी, नाम पता, वो सारा क्या करेगा, खुद से कंप्यूटर को फॉरवर्ड कर देगा और क्या कर देगा, वो उसको खुद से अपने एंड पे कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर देगा। तुम ना हो, हम तुम्हें खुद ही रजिस्टर्ड आउट कर देते हैं।
फिर जब बंदा जो कंपल्सरी रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको सेल्स टैक्स एक्ट की तमाम प्रोविजन जो हैं वो फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो कंप्लाइंस नहीं करता, कोई चीज़ फॉलो नहीं करता, तो उसको नोटिस इशू किया रहेगा कि भाई आ जाओ, हम तुम्हें छापा मारने लगे हैं, अपने तमाम रिकॉर्ड्स वगैरह लेके हमारे पास आ जाओ। इवन आप अपने बंदे भेज देंगे कि जाओ उनकी फैक्ट्री से उनका रिकॉर्ड वगैरह उठा लो, उनको सीज कर लो, और उनसे फिर हम इस तरह सेल्स टैक्स वगैरह जो होगा वो रिकवर करवाएंगे, या जो भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन होगा वो आपसे इस तरह से वो डिपार्टमेंट निकलवा रहा होगा। अगर कमिश्नर को बाद में लगे पता सब्सिक्वेंटली कि आपने जिस बंदे को कंपल्सरी रजिस्टर्ड किया है ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती अगर आपके एंड पे हुई है, कंप्यूटर के एंड पे हुई है, तो कमिश्नर फिर क्या करेगा? कमिश्नर कंप्यूटर को रिकमेंडेशन भेज देगा और उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर देगा, और उस बंदे को कहेगा आपको कोई टैक्स, कोई लाइबिलिटी, कोई डिफॉल्ट सरचार्ज, कोई फाइन पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, इसको सिर्फ आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद है कि चेंज इन द पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये जो हमने देखा था कि जब हम रजिस्टर्ड होते हैं तो ये जो रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स से, ये जो हम तमाम बता रहे हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, इन बिजली के मीटर्स के, ब्रांचेज हैं, ये तमाम जो पर्टिकुलर्स हम जमा करवा रहे थे, अगर इसमें कोई तब्दीली आ जाए, फॉर एग्जांपल आपका पहले बैंक अकाउंट था अलाइड बैंक में, एबीएल में था, नाउ यू वांट टू मिजान बैंक एमबीएल जाना चाह रहे हैं, कोई भी तब्दीली, पहले आप रेंटल प्रेमिसेस में थे, अब आपने साथ वाले बिल्डिंग लेके वहां पे मूव होना चाह रहे हैं, आपने नया बिजली का मीटर लगवा लिया, कोई भी आपने जो अपने पर्टिकुलर जमा कराया था उसमें तब्दीली आ गई है, तो क्या उस तब्दीली को रेक्टिफाई करवा सकते हैं? क्या उसको चेंज कर सकते हैं, या आपको असुरनो दोबारा से करवानी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन? तो उसके बारे में देखते हैं। तो कोई भी आपके पर्टिकुलर वगैरह जो हैं, जो आपने ऑलरेडी जमा करवाए हुए थे, नेम, डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीज़ें सबमिट करवाई हुई थी, मशीनरी की तमाम लिस्ट वगैरह आपने सबमिट करवाई हुई थी, अगर उसमें चेंज आ गया, तब्दीली आ गई, कोई एडिशन हो गई है, कोई डिलीशन हो गई है आपकी, तो जो भी आपकी चेंज वगैरह होगा वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को उस चेंज के बाद 14 डेज के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और कंप्यूटर को जाके उसने रिवाइज सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्ट्रेशन का लेना होगा। आप फॉर एग्जांपल एक नई मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा, आप बिल्डिंग शिफ्ट कर लिए, आपको 14 डेज के अंदर बताना पड़ेगा और नया रिवाइज कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। अगर पर्सन ये एप्लीकेशन डायरेक्टली कंप्यूटर में जमा नहीं करवा पाता, जैसे बड़े मसले मसाइल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि सर्वर डाउन थे, वेबसाइट नहीं काम कर रही थी, इंटरनेट डाउन थे, लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही थी, आईएस डाउन चल रहा था, कोई भी कंप्यूटर के मसले हैं, अगर वो इन चेंजेस को वहाँ पे रेक्टिफाई नहीं करवा पा रहा, अपडेट नहीं कर पा रहा, तो क्या करेगा? वो अपनी रिटर्न एप्लीकेशन जो है, जो उसके आरटीओ का कमिश्नर होगा उसको जमा करवाएगा और कहेगा भाईजान देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे कंप्यूटर में एंट्री नहीं हो रही, रिटर्न एप्लीकेशन दे देगा। और फिर जो कमिश्नर होगा वो खुद मेक श्योर करेगा कि दरख्वास्त मिलने के बाद 3 दिन के अंदर अंदर इसके तमाम पर्टिकुलर्स जो हैं वो अपडेट करवा दे। वो कमिश्नर जो है वो खुद करवा लेगा, वो उसकी सर दर्द होगी, वो उसकी सर पीड़ होगी। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस कैटेगरी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल पहले आप नॉन मैन्युफैक्चरर थे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सीएमएडीसी है, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है, कल कब सब कहते हैं नहीं मैं लाके मशीनें यहाँ पे पब्लिशिंग हाउस लगा लेता हूँ, तो अगर वो मैन्युफैक्चरर से अगर नॉन मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अगर वो फिर चाहते हैं तो उनको भी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी जो एक मैन्युफैक्चरर की रजिस्ट्रेशन के लिए होती है, जैसे मशीनरी की वेरिफिकेशन, उनकी जीपीएस टैग फोटोज वगैरह, ये तमाम कुछ क्या करना पड़ेगा, उनको कंप्यूटर पे अपलोड करना पड़ेगा। जब वो कंप्यूटर पे अपलोड कर देंगे तो रिवाइज सर्टिफिकेट जो आएगा वो उसको इशू आउट करवा लेंगे। तो ये है हमारे पर्टिकुलर्स जो रजिस्टर्ड हो रहे होते हैं, जो उनमें अगर चेंज वगैरह आ जाए तो उस चेंज को हमने किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना होता है। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ रीड आपने करनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप जहाँ बिजनेस कर रहे थे वो आपका आरटीओ कोई और था, आप पहले कराची में थे, कराची के हालात ख़राब हो गए, आप उठा के शिफ्ट हो गए, आपने कहा जी मैं लाहौर आ रहा हूँ, अब आप आरटीओ कराची से आरटीओ लाहौर में ना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो सकती है? जी, आपकी एक कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर, या एक एलटीयू से दूसरे एलटीयू, या एक आरटीओ से दूसरे आरटीओ पे आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है।
अगर कोई बंदा अपना बिजनेस जो है वो अपनी किसी पुराने कमिश्नर की या पुरानी एक्टिविटीज की जुरिस्डिक्शन से दूर ले गया है, या कोई भी ऐसी वैलिड रीजन है उसके पास कि वो अपना आरटीओ शिफ्ट करवाना चाहता है, वो करवा सकता है। वो अपने रजिस्ट्रेशन की ट्रांसफर की एप्लीकेशन देगा, डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करेगा, उसका जो आरटीओ है वो ट्रांसफर हो जाएगा। और उसका आरटीओ या जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर होकर जिसके पास जाएगी, ऐसे ही समझा जाएगा कि उसके पास वो तमाम पावर्स हैं जो उससे पहले वाले आरटीओ या उससे पहले वाले एलटीओ के पास थी या कमिश्नर के पास थी। नए वाले के पास भी ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे उसके पास तमाम पावर्स, तमाम अथॉरिटीज वगैरह मौजूद हैं। उसके अलावा कोई भी पर्सन जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, पर्टिकुलर्स के चेंज के लिए, या रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो डायरेक्ट जाके आरटीओ में दरख्वास्त दे सकते हैं। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, बट आप जाके मैनुअल दरख्वास्त भी दे सकते हैं कमिश्नर को। अगर आपने कमिश्नर को कभी भी कोई मैनुअल दरख्वास्त दी है, लिखा हुआ अप्लाई किया, तो कमिश्नर मेक श्योर करेगा कि 3 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन मिलने के बाद वो उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में क्या करे, अपडेट करवा ले, उसको रेक्टिफाई करवा ले। ये कमिश्नर की प्रॉब्लम है, सारा कुछ करना कमिश्नर का काम है। उसके अलावा अगर आपकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। एक बंदा एक वक्त में एक ही रजिस्ट्रेशन जो है वो कैरी कर सकता है, आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। ये बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद डी रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड थे, आप कारोबार कर रहे थे, नाउ यू हैव डिसाइडेड कि आपने फर्दर कारोबार नहीं करना, या फर्दर आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं रहना चाहते, तो क्या आप डी रजिस्टर्ड हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसीजर नहीं है, इसके बारे में हमने क्या करनी है, बात करनी। कहता है हर रजिस्टर्ड पर्सन जो अपना बिजनेस बंद कर ले, कहता है जी मैंने कारोबार ही नहीं करना, मैं अपना कारोबार बेच बूझ के जा रहा हूँ, या हर वो बंदा जो पहले किसी कर रहा था अपना टैक्सेबल एक्टिविटीज की बात कर रहा था, अब वो चला गया है एग्जाम्प्ट एक्टिविटीज में। पहले उसकी गुड्स जो है थी वो टैक्सेबल थी, अब उसके गुड्स जो हैं एग्जाम्प्ट हो गई। इसमें कोई भी सीन वगैरह हो तो वो क्या करेगा, वो कमिश्नर को डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देगा, भाई साहब मैं अब फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रहना चाह रहा, ये प्रॉब्लम्स हैं, या तो मैं कारोबार बंद कर रहा हूँ, या मैं जिन गुड्स में डील कर रहा हूँ अब वो गुड्स जो हैं वो फर्दर रजिस्टर्ड नहीं रही, मैं क्या है, मैं अब इसको अनरजिस्टर्ड गुड्स में डील करना चाह रहा हूँ। तो क्या करेगा, तो कमिश्नर को अप्लाई करेगा। कमिश्नर उसकी एप्लीकेशन मिलने के बाद या अपने इनिशिएटिव पे क्या करेगा, वो कंप्यूटराइज सिस्टम में दरख्वास्त फॉरवर्ड कर देगा उस बंदे की रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन के लिए। और ये याद रखिएगा कि जो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसकी दरख्वास्त मिलने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर कैंसिल आउट करनी पड़ेगी, और वो कमिश्नर कैंसिल आउट करवा देता है, उसको डी रजिस्टर्ड कर देते हैं। लेकिन डी रजिस्टर करने से पहले उसकी कोई ड्यूज, कोई सरचार्जेस, कोई टैक्स वगैरह पेएबल हो तो वो रिकवर करवाने के बाद वो फिर क्या किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर उसको डी रजिस्टर्ड कर देते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जो रजिस्ट्रेशन हो गया, काम कर रहा था, लेकिन वो बाद में कॉटेज इंडस्ट्री के डेफिनेशन में फॉल कर गया, तो वो भी क्या कर सकता है, वो भी डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सिमिलरली कोई टीयर 1 रिटेलर था, वो टीयर 2 में फॉल कर गया, तो वो भी क्या कर सकता है, वो डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो कमिश्नर सेटिस्फेक्शन लेने के बाद, सेटिस्फाई होने के बाद ही क्या करेगा, ठीक है आप डी रजिस्टर्ड हो जाए, कोई हमें मसला नहीं है। लेकिन डी रजिस्टर्ड होने से पहले कहेगा एक अपनी फाइनल रिटर्न हमें जमा करवा दे, और उसमें जो भी ड्यूज, जो भी सरचार्जेस वगैरह होंगे वो लेने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपकी दरख्वास्त मिलने के बाद वो आपको डी रजिस्टर्ड कमिश्नर कर देता है। तो ये डी रजिस्ट्रेशन है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक लिस्टिंग एंड सस्पेंशन। फेमस तरीन क्वेश्चन है, सस्पेंशन और ब्लैक लिस्ट क्या होते हैं। सस्पेंड का मतलब होता है मुअत्तल होना, और ब्लैक लिस्ट का मतलब आप सिंपल समझ सकते हैं ब्लॉक हो जाना। हमेशा सस्पेंशन आपकी रजिस्ट्रेशन कब हो सकती हैं या कब आप सस्पेंडेड ट्रीट होते हैं उसके बारे में हमने देखना है। और ब्लैक लिस्ट कब हो जाएंगे कि जब आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आपसे कारोबार करना हराम करार दिया गया है,
और आपके खिलाफ पर्चे वगैरह कट गए हुए हैं, ब्लैक लिस्टिंग कब होती है उसको हमें देख रहे होते हैं, कैसे है कैसे नहीं है उसको हमने देखना है। पहले हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन, उसके बाद हम चलते हैं प्रोसीजर फॉर ब्लैक लिस्टिंग। सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब क्या है कि आपको टेम्परेरी बेस के ऊपर क्या कर दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, और आपके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह हो रही है, कुछ इल्ज़ाम वगैरह है, वो साबित करने के लिए आपको क्या किया जा रहा है, टेम्परेरी तौर के ऊपर सस्पेंड किया जा रहा है। अब ये सस्पेंशन होती कब है उसको देखते हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जैसे कि अगर कमिश्नर को ये बिलीव हो कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है कोई भी, अगर वो फेक इनवॉइसेस इशू कर रहा है, जाली इनवॉइसेस भेज रहा है, या टैक्स चोरी कर रहा है, या उसने कोई टैक्स फ्रॉड किया है, तो उस बंदे को वो सिस्टम के जरिए क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और कोई नोटिस भी इशू नहीं करेगा, मतलब विदाउट इश्यूएंस ऑफ नोटिस सीधा सस्पेंड करेगा, और आपके खिलाफ इंक्वायरी जो है वो स्टार्ट कर देगा। वो कौन सी हैं कंडीशन जिसमें नोटिस के बगैर वो सीधा सस्पेंड कर सकता है? कि उसको यकीन हो जाए आपने इनवॉइस जाली इशू की है, या टैक्स चोरी कर रहे हो, या टैक्स फ्रॉड कर रहे हो, अगर इन तीनों में से कोई चीज उसको यकीन हो जाए कि आप कर रहे हैं, तो वो सीधा कंप्यूटर को देगा दरखास्त कि इन्हें सस्पेंड करो, और जैसे सस्पेंड किया रहेगा आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी। ये तो है नॉर्मल के विदाउट इशूइंग ऑफ नोटिस ऑफ सस्पेंशन सीधा आपको सस्पेंड किया जा सकता है। या इसके अलावा आपको सस्पेंशन और भी वजूहात के में हो सकती है। ये तो है तीन प्राइमरीली रीजंस। इसके अलावा भी आपकी क्या हो सकती है, सस्पेंशन हो सकती है। अब वो कौन कौन से रीजंस हैं, जैसे आपने कहा था कि जी ये मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है, मैं यहाँ पे बैठा होता हूँ, आपसे मिलने के लिए डिपार्टमेंट वगैरह आए, आप वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, आप नहीं मौजूद थे, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। या डिपार्टमेंट वाले लोग आए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपके बिजनेस में, आप उनको अपने प्रेमिसेस में घुसने नहीं दिया, सस्पेंड कर दिया जाएगा। या अगर आपके टैक्स प्रोफाइल बड़ी एबनॉर्मल थी है, आपकी पहले सेल्स वगैरह हो नहीं रही थी, अब आपकी एक्सेसिव सेल्स होना शुरू हो गई हैं, आपका इतना ज़्यादा इनपुट टैक्स होना शुरू हो गया है, आप इनपुट टैक्स रिफंड्स ले रहे हैं, आपके इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट जो है वो अननेसेसरी वगैरह होने शुरू हो रही हैं, ऑल ऑफ सडन आप कैरी फॉरवर्ड बढ़ गई हैं। अगर कोई एबनॉर्मल प्रोफाइल है जिस पे उसको शक होना शुरू हो गया कि भाई पहले तो ये रो रहा था, पहले लॉस में ट्रेड हो रहा था, अब इसकी प्रोफाइल जो है बड़ी एबनॉर्मल सी है, अब इसके कैरी फॉरवर्ड ही खत्म नहीं हो रहे, इसके रिफंड ही खत्म नहीं हो रहे, तब भी वो आपके खिलाफ इंक्वायरी करवाने के लिए आपको सस्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई परचेजेस या कोई खरीदारी किसी ऐसे बंदे से कर ली है जो ब्लैक लिस्टेड था ऑलरेडी या सस्पेंडेड था, तो आपको भी सस्पेंड किया जा सकता है। अगर सब्सटेंशियल परचेज मतलब आपने एक महीने में 10 लाख का सामान खरीदा, 9 लाख का एक ब्लैक लिस्टेड बंदे सामान खरीद लिया, उन्होंने आपको भी सस्पेंड कर देना है कि भाई जो तुझे मना किया से सामान नहीं खरीदा, तूने क्यों खरीदा है, और जो पकड़ो उसकी इंक्वायरी कराओ, क्या ये भी तो फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है। या अगर आप कोई सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते 2 कंसेक्टिव पीरियड्स के लिए, या कोई भी कमिश्नर को लगे पता, या कोई दूसरा कमिश्नर रेफर कर दे कि यार इस बंदे की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की जाए, ये पंगे पंगे कर रहा है, या कोई भी कमिश्नर को रीजन मिले, तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकता है। रिमेंबर ये जो सिनेरियोज हैं, इसमें अगर इसमें आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगी तो उसके लिए आपको क्या किया जाएगा, आपको पहले प्रायर नोटिस दिया जाएगा कि भाईजान हम आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करना चाह रहे हैं, क्यों ना हम आपको सस्पेंड कर दें। आपको बुलाया जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड की जाएगी। लेकिन इनमें आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, इसमें सीधा सस्पेंड होगा और बाद में आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हो गई होगी। बट इनमें आपको पहले नोटिस दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड की जाएगी, आफ्टर दैट आपको क्या किया जाएगा, सस्पेंड आउट किया कर रहा होगा। अब इनकी बात कर रहे हैं, इन केसेस में कमिश्नर क्या करेगा, रिटर्न सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर देगा, और इसमें रीजन ऑफ सस्पेंशन जो है वो लिखी होगी, और वो रजिस्टर्ड पर्सन को और वो हर बंदे को बताते जाएगी कि हमने इस बंदे को सस्पेंड कर दिया है टेम्परेरी बेस के ऊपर। इसमें तो कोई भी रीजन हो सकती है, वो रीजन लिख के आपको ऑर्डर दे देगा। और जो रजिस्टर्ड पर्सन अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न अगर 6 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड्स तक या 6 कंसेक्टिव टैक्स मंथ तक जमा नहीं करवाता, तो कमिश्नर नहीं कंप्यूटर उसको विदाउट एनी नोटिस ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, सस्पेंड कर देता है,
ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। अब सस्पेंशन हो गई है, आपका नोटिस इशू वगैरह हो चुका होगा कि हमने आपको सस्पेंड कर दिया। जब आप सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंशन के पीरियड में आपको कोई किसी किस्म की इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट, कोई रिफंड वगैरह आपको अलाउ नहीं होगा। आप कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं ले पाएंगे, कोई रिफंड वगैरह नहीं ले पाएंगे। इवन अगर आप सस्पेंड है और आपने सेल्स वगैरह की हुई है, तो जिस बंदे को आपने सेल्स की हुई है वो भी कोई किसी किस्म का इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग योर सस्पेंशन पीरियड। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो सस्पेंशन पीरियड में ना आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाएंगे, ना कोई आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। इवन जिसको आपने सेल्स वगैरह की हुई है वो भी कोई किसी किस्म का आपकी सेल्स की वजह से इनपुट टैक्स वगैरह क्लेम नहीं कर पाएगा। जब आप सस्पेंड हो गए, अब कमिश्नर विद इन 7 days ऑफ इशुएंस ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर, जब उसने सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा कि हमने तुम्हें सस्पेंड किया था, उसका नोटिस आ गया। अब 7 दिन के अंदर अंदर आपको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा, इजहार वजूह का नोटिस इशू किया रहेगा कि भाईजान हम आपको उड़ाने लगे हैं, आ जाओ। और आपको बुलाया रहेगा कि भाई ये तमाम रिकॉर्ड वगैरह लेके इस दिन सुनवाई है, आ जाए। और जब वो शो कॉज नोटिस इशू होगा, उस शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद 15 days के अंदर अंदर वो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर देगा। देखें क्या हुआ, सबसे पहले नंबर 1 पे कमिश्नर ने आपको सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया, आपको सस्पेंड किया, इसमें से रीजंस वगैरह जो है थी वो बता दी गई थी। अगर ये वाला काम किया या ये वाला काम किया तो ऑर्डर भी इशू नहीं होना, सीधे सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड हो गए हैं, ठीक है। सस्पेंड होने के बाद 7 days के अंदर अंदर क्या किया जाएगा, आपको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा कि भाई साहब हमने सस्पेंड किया हुआ है, आए बताएं, हम आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका केस है, हम आपको एक दफ़ा बोलने का मौका देते हैं कि जो हमने यहाँ पे आरोप लगाए हैं, जो हमने यहाँ पे बुहतान बांधे हैं, ये जो हमने आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं, अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं आपके पास ये टाइम है, इसमें आ जाए, इस डेट पे आ जाए। और शो कॉज नोटिस मिलने के बाद अगर 15 days के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस मिल गया, शो कॉज नोटिस मिलना है सस्पेंशन ऑर्डर के बाद 7 दिन में। और एक सेकंड दीजिएगा, तो 15 days के अंदर अंदर जब आपको ये शो कॉज नोटिस इशू हुआ, 15 days के अंदर अंदर अगर किसी भी टैक्स पेयर ने उसका, अगर इस शो कॉज का जवाब ना दिया या जो रिकॉर्ड मांगा गया था वो प्रोवाइड ना किया या दोबारा अपने प्रेमिसेस में डिपार्टमेंट वाले को ना घुसने दिया, तो जैसे ही 15 days खत्म होंगे उन्हें कहा जाएगा भाई साहब आप हो गए हैं ब्लैक लिस्टेड, नौ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी इंजॉयमेंट कर, मौजा मार। आपको सस्पेंशन ऑर्डर का जब शो कॉज नोटिस इशू हो गया, शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद अगर 15 days के अंदर अंदर आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं आप उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आपको सस्पेंशन ऑर्डर इशू होने के बाद अगर 7 दिन के अंदर अंदर शो कॉज नोटिस इशू नहीं होता, तो ये जो आपको सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया है ये वाइड एब इनिशियो हो जाएगा। आपको जो आर्जी तौर पे मुअत्तल किया गया था वो बहाल कर दिया रहेगा, बिकॉज यहाँ पर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने जो आपको सस्पेंड किया है 7 days के अंदर अंदर वो उसका शो कॉज नोटिस दें। अगर शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ आपको, तो जो आपका सस्पेंशन ऑर्डर था वो वाइड हो जाएगा, अब वो वैलिड नहीं रहेगा। उसके अलावा अगर कोई भी सस्पेंडेड पर्सन अपने गिवन एड्रेस के ऊपर मौजूद नहीं होता, तो फिर क्या करेंगे, वो जो नोटिस है, जो आरटीओ है या एलटीओ है, उसके मेन नोटिस बोर्ड के ऊपर चस्पा कर दिया रहेगा, पेश कर दिया रहेगा कि ये फलाने भाई साहब हैं, इनको हमने सस्पेंड कर दिया गया है, एंड कवे टेम्पटर लेट द बायर बी अवेयर, कोई इनके साथ
ताल्लुक वगैरह ना रखें। और अगर नोटिस का रिप्लाई आ जाए, शो कॉज नोटिस का रिप्लाई टैक्स पेयर ने दे दिया और अगर वो कमिश्नर को सेटिस्फाई कर दिया, तो फिर कमिश्नर के पास पावर है कि वो उसका सस्पेंशन ऑर्डर खत्म कर दे, रिवोक कर दे। अगर वो सेटिस्फाई ना कर पाया सस्पेंशन ऑर्डर, सस्पेंशन को, तब भी क्या हो जाएगा, बंदा ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। तो ये सारी कहानी किसके ऊपर थी? ये सारी कहानी हमारी सस्पेंशन के ऊपर थी। इनिशियली हम सस्पेंड होते हैं, सस्पेंशन की कहानी चलती है। अब सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए थे वो इल्ज़ाम कंफर्म हो गए हैं। जैसे आपने टैक्स चोरी किया है, अवेलेबल नहीं थे, घुसने नहीं दिया, रिकॉर्ड्स के एक्सेस नहीं दिए, जो भी आपके सस्पेंशन ऑर्डर में इल्ज़ाम लगाए गए थे वो कंफर्म हो गए हैं। या जो आपको शो कॉज नोटिस इशू किया गया, आपने उस शो कॉज नोटिस की कंप्लायंस नहीं की, अब क्या किया जाएगा, कमिश्नर आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको ब्लैक लिस्ट का ऑर्डर पास कर देगा, लेकिन ये अपीलेबल होगा। आप इस ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील दाखिल कर सकते हैं। जैसे ही वो आपको ब्लैक लिस्ट करेगा तो आपके खिलाफ तमाम कानूनी और पेनल एक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। जुर्माना, कैद, सब कुछ आपके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। और जब ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर आपको इशू किया जाएगा, उसके ऊपर लिखा होगा रीजन ऑफ ब्लैक लिस्टिंग क्या है, कि हम आपको ब्लैक लिस्टिंग क्यों कर रहे हैं, किस पीरियड से आपकी ब्लैक लिस्टिंग काउंट होगी, किस पीरियड तक आपका कोई रिफंड, सब कुछ वो मेंशन किया जाएगा। और जो रिकवरीज होंगी, जो पेनल्टीज वगैरह होंगी, वो तमाम क्या की जाएंगी, इस ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर में मेंशन की जाएंगी। ऐसे नहीं होता कि बस कर दिया, प्रॉपर रीजन बताते हैं कि इसलिए ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, इस डेट से ब्लैक लिस्ट हुआ है, ये पेनल्टी, सब कुछ उस ऑर्डर पे मेंशन होता है। अब ये जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है, ये 90 डेज में इशू होना चाहिए विद इन द नोटिस ऑफ हियरिंग। जब आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था सस्पेंशन का, सॉरी, जब आपको ब्लैक लिस्ट का ऑर्डर इशू हो गया, तो उसके 90 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, आपको ये इशू होना चाहिए। अगर ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर आपको 90 डेज ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन में इशू नहीं होता, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा। सस्पेंड किए गए हुए थे, शो कॉज नोटिस दिया हुआ था, तो वो भी हो गया, ऑफेंस भी क्लियर हो गया। लेकिन अगर सस्पेंशन ऑर्डर के बाद 90 दिन के अंदर अंदर आपने ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर ना दिया, लेट ऑर्डर दिया, तो वो भी क्या होगा, हमारा वाइड कंसिडर होगा, वैलिड कंसिडर नहीं होगा। और जब आप ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे, तो उसकी जो ब्लैकलिस्टिंग ऑर्डर होगा, उसके तमाम कॉपीज जो हैं वो हर रजिस्टर्ड पर्सन को, हर कंसर्न डिपार्टमेंट को भिजवा दी जाएंगी। और जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम है, जहाँ जहाँ पे आप डील कर रहे थे, जो जो ऑफिसर्स हैं, जो आपके बायर्स हैं, जो आपके सेलर्स हैं, उन तमाम को क्या किया जाएगी, कम्युनिकेट कर जाएगी कि इस भाई साहब को हमने क्या कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, अब इनसे कोई ताल्लुक ना रखे। और जिन्होंने इनसे इस पीरियड में कोई सामान खरीदा है, अब वो मजे ले, हम आपको कोई इनपुट वगैरह किसी किस्म का क्लेम जो है वो क्लेम नहीं करने देंगे। तो ये हमारी ब्लैक लिस्टिंग है जो यहाँ पे खत्म हो जाती है। इज दैट क्लियर? पहले से स्पेंड होने, बाद में आपने ब्लैक लिस्ट होने, ये सब तो क्लियर है। अब आगे हम कुछ बात करते हैं रिकॉर्ड्स के ऊपर, कि बुक कीपिंग या रिटर्न्स वगैरह जो है उसको हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमने जमा करवाने हैं, रिटर्न्स कौन सी जमा करवानी है, उसको देखते हैं। अगर हम सेल्स टैक्स की बात करें, तो सेल्स टैक्स के पर्सपेक्टिव पे हमें क्या करने हैं, हमें ये कुछ रिकॉर्ड्स, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास मेंटेन रखने हैं, अपने पास हमें रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? जो भी पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाईज वगैरह कर रहा है, जो रजिस्टर्ड सप्लाईज वगैरह कर रहा है, उन्हें कुछ ये मखसूस रिकॉर्ड्स या कुछ मखसूस डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने पास मेंटेन रखने हैं। कौन कौन से? जो उसने परचेजेस की हैं, जो इम्पोर्ट्स की हैं, जो सप्लाईज की हैं, वो अपने पास रखे, जिसमें गुड्स की डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, नेम, एड्रेस ऑफ बायर या सेलर, सारा उसके पास रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। उसके अलावा जो सेल्स टैक्स रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें उसकी तमाम एग्जाम सप्लाईज होंगी या जो उसकी तमाम होंगी सप्लाईज रिलेटेड, उसके रिकॉर्ड सारे होने चाहिए। इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, बैंक स्टेटमेंट्स,
बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, चेक्स के रिकॉर्ड, बिल ऑफ एक्सचेंज के, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल्स के रिकॉर्ड, सैलरी का लेजर, कैश बुक, अगर कोई एग्रीमेंट किया रेंट का उसकी कॉपी होनी चाहिए, कोई सेल डीड है उसकी कॉपी, तमाम रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन होने चाहिए। जो गेट पासेस इनसे हुए हैं वो, अगर सेल्स रिटर्न हुई है उसका रिटर्न इनवर्ड का, परचेज रिटर्न हुई है, रिटर्न आउटपुट, इसके रिकॉर्ड उनके पास होने चाहिए। जो सेल्स टैक्स के अकाउंट मेंटेन किए हुए हैं, डबल एंट्री सिस्टम पूरा मेंटेन होना चाहिए। बिजनेस बैंक अकाउंट्स जो हैं उनका डिक्लेरेशन, उनके रिकॉर्ड उनके पास होने चाहिए। और ये रिकॉर्ड्स फिजिकल और इनका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब सॉफ्टवेयर में, एक्सेल में हो जाए या क्विक बुक में हो जाए, या जो भी मीडियम है उनकी बुक कीपिंग का, उसमें भी रिकॉर्ड होने चाहिए। या कोई भी अगर रिकॉर्ड जो बोर्ड कह दे कि आपने अपने पास रखना है वो आपके पास होना चाहिए। अब सवाल है कि कोई भी साल के रिकॉर्ड कितने साल तक आपने मेंटेन करने हैं? आपको 6 साल तक किसी भी स्पेसिफिक क्लास के रिकॉर्ड जो हैं वो क्या करने हैं, अपने पास मेंटेन करने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मार्च 2022 का कोई रिकॉर्ड है, डाटा है, तो ये आपने अगले 6 साल तक मार्च 2022 का डाटा अपने पास रखना है। ये लाजमी है। कभी भी आपसे वो रिक्वायर कर सकता है फ्यूचर में जाके कि भाई वो मार्च 2022 की चीज़ हमें ला के प्रोवाइड कर दो। तो 6 साल तक आपने अपने पास रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने हैं। अगर वो किसी भी रिकॉर्ड को 6 साल के बाद मांगेगा तो वो ऑर्डर जो है वो वाइड हो जाएगा, उसको रिस्पॉन्ड आउट करने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी आपको। उसके बाद रिटर्न जो हम जमा करवा रहे हैं, ये सिर्फ आपने रीड करना है, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है। अब रिटर्न कौन जमा करवाएगा या रिटर्न क्या होती है? एफबीआर के ई पोर्टल पे जाके हम रिटर्न जमा करवाते हैं। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, हम वो फॉर्म को फिल करते हैं और अपने रिटर्न जो है वो सबमिट आउट कर रहे होते हैं। जो सेल्स टैक्स की, क्योंकि हम रिटर्न हर मंथ जमा करवा रहे होते हैं, तो जो उसकी ड्यू डेट होती है वो 15 होती है हर मंथ की। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फरवरी के महीने की रिटर्न जमा करवानी है तो फरवरी के महीने के रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो 15 मार्च होगी। सिमिलरली, अगर मार्च के महीने की रिटर्न जमा करवानी है तो 15 अप्रैल होगी। तो हर अगले महीने की 15 जो है वो ड्यू डेट है रिटर्न जमा करवाने की। तो ड्यू डेट 15 है, लेकिन टैक्स जो है वो 15 तक जमा करवा देना है। इसका मतलब क्या है कि टैक्स जो है वो हर हाल में 15 तक आपने जमा करवा देना है। समटाइम्स होता है आप टैक्स पहले जमा करवा देते हैं, संडेज वगैरह आ गए हैं, थोड़ा काम कर रहे थे, तो रिटर्न के ऊपर आपको कुछ ग्रेस डेज अलाउ कर दिए जाते हैं। तो कहते हैं हर महीने के 15 तक टैक्स जमा करा दो, और जो रिटर्न है वो 18 तक हमें जमा करा दें, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। और जो टैक्स जो है ये एनबीपी की किसी भी ब्रांच में आप जाके जमा करवा सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसमें पे हो जाती है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं थ्रू कैश या चेक, तो जिस दिन आप चेक पे करेंगे, जिस दिन आप कैश देंगे बैंक वालों को, उसी डेट को आपके डेट ऑफ पेमेंट ट्रीट किया जा रहा होगा, जिस दिन बैंक के पास चेक गया, जिस दिन बैंक को आपने कैश टैक्स का जमा कराया। लेकिन अगर आपने कोई पे ऑर्डर दिया या कोई बैंक ड्राफ्ट दिया, तो जिस दिन पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बैंक के काउंटर पे जाके टेंडर्ड होगा, जिस दिन आप उसको जमा करवाएंगे, जिस दिन पे ऑर्डर देंगे, जिस दिन बैंक ड्राफ्ट देंगे, उस डेट को क्या दिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा आपने टैक्स जो है वो जमा करवा दिया। तो ये बस आपने रीड आउट करना है। उसके बाद सेल्स टैक्स जो है इसकी हमें इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ही करनी पड़ती है, मतलब हम सारे के सारे जो फाइलिंग करते हैं वो पोर्टल के ऊपर कर रहे होते हैं। तो रिटर्न तो हम 15 को फाइल कर सकते हैं, मैक्सिमम 18 तक हम फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो तमाम चीज़ें जो हैं उसके रेलेवेंट रिकॉर्ड्स जो हैं, जैसे आउटपुट टैक्स कितना होना चाहिए, डेबिट नोट कितने हैं, क्रेडिट नोट कितने हैं, सेल्स रिटर्न वगैरह क्या है, ये हमने 10 तारीख तक हर महीने की जमा करवा देनी होती हैं। अपना परचेज डाटा, अपना सेल्स डाटा हम हर 10 तारीख तक हमने अपडेट करना होता है। जो डेबिट नोट इशू हुए हैं, जो सेल्स रिटर्न हुई हैं, जो परचेज रिटर्न वगैरह हुई हैं, ये 10 तारीख तक हम अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसको फाइनलाइज करके 18 तारीख को या 15 तारीख को क्या कर रहे होते हैं, फाइनलाइज कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ हमने क्या की हुई है, ये हमने चीज़ डिस्कस आउट कर ली हुई है। और ये भी हम पढ़ चुके हुए हैं कि अगर कोई भी बंदा जो है, अगर उसके सेल्स टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, जैसे उसका इनपुट टैक्स परचेजेस पे कम हो रहा है, तो जो उसने सेल्स रिटर्न की होंगी या जो भी उसका क्रेडिट नोट वगैरह होगा वो रिस्पेक्टिवली इशू होना चाहिए। विद इन टाइम जो है वो हमने उसको सबमिट आउट करवाना होता है।
उसके अलावा डिस्क्रिपेंसी की हमने बात इनपुट में भी की थी। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई एरर वगैरह आ जाए तो याद आपको कहा था कि प्रोविजनली बेसिस के ऊपर आपको डिस्क्रिपेंसी वगैरह अलाउ हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आप 15 तारीख को रिटर्न जमा करवा रहे हैं, तो आप एक डिस्क्रिपेंसी आई हुई है, वो आपको कहेंगे ठीक है हम आपको अलाउ कर देते हैं, आप इसको क्लेम कर लें। लेकिन फिर वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि भाई इस दिन तक, इस डेज तक क्या करें, हम जाके अदर पार्टी से जिसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी आई है उन्हें कांटेक्ट करें और रेलेवेंट सेल्स वगैरह को डिक्लेयर करवाएं। अगर डिस्क्रिपेंसी अगले महीने तक रिमूव हो जाए तो डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब कुछ ठीक जा रहा है। लेकिन अगर अगले महीने की भी 10 तारीख आ गई, फॉर एग्जांपल आप मार्च की रिटर्न जमा करवाने जा रहे थे, मार्च की रिटर्न जमा करवाई आपने 15 अप्रैल को, और 15 अप्रैल को आपको लग गया पता कि एक डिस्क्रिपेंसी है, तो डिपार्टमेंट ने कहा हाँ भाई डिस्क्रिपेंसी आ रही है मार्च के महीने की। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको अलाउ कर देते हैं, अलाउ कर दी। अब अलाउ कर दी, आपके पास है कि आप भाग के जाएं, आप उससे रब्ता करें, उस कस्टमर उस सेलर से कि यार डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करवा दो। अगर वो रिमूव कर दे तो कोई मसला नहीं है। और आपके पास टाइम लिमिट क्या है? आपके पास टाइम लिमिट है अगले महीने की 10 तारीख, मतलब 10 मई तक का टाइम है। अगर 10 मई की तारीख आ गई और जो डिस्क्रिपेंसी इस महीने की थी अगर वो 10 महीने तक भी क्लियर ना हुई, तो फिर जो आपको पिछले महीने की रिटर्न पे बेनिफिट दिया गया था, जो डिस्क्रिपेंसी अलाउ की गई थी, वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स कर दी जाएगी, वो एड बैक हो जाएगी। तो इतना टाइम होता है कि हम आपको वक्ती तौर के ऊपर अलाउ कर रहे हैं, आप जाएं कंसर्न पर्सन से बात कर उसको ठीक करवाएं। टाइम होगा अगले महीने की 10 तारीख तक। अगर 10 तारीख तक ठीक हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो पाई इस डेट पे तो जो आपको प्रीवियस बेनिफिट दिया होगा वो खत्म कर दिया रहेगा। तो ये चीज़ आपने बतानी होती है। उसके अलावा जब आप गुड्स की प्रोडक्शन वगैरह कर रहे होते हैं तो उनकी क्वांटिटेटिव डिटेल भी आपने बतानी होती है। कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है, कितनी क्वांटिटी बनाई है, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने बतानी होती हैं। क्वांटिटी बनी कितनी, सप्लाई कितनी हुई, स्टॉक में कितनी है, ये बतानी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर इंडस्ट्री है, सिगरेट्स की है, पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये अपने तमाम स्टॉक की, तमाम इन्वेंट्री की क्वांटिटेटिव डिटेल्स जो हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, डिपार्टमेंट को सबमिट आउट कर रहे होते हैं कि इतनी क्वांटिटी जो है वो हमने बना के दी है, इतनी क्वांटिटी जो है हमारे पास पड़ी हुई है, ये हमारा मटेरियल था, ये लेबर लगी है, ये ओवरहेड लगी है, ये खर्चा है, इतना हमारा फिनिश स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना हमारा जो है वो रॉ मटेरियल का स्टॉक जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये भी हमने साथ साथ अपने रिटर्न में जमा करवानी होती है। और नॉर्मली ये मैन्युफैक्चरर जो हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर, वो जमा करवा रहे होते हैं। उसके बाद एनुअल रिटर्न या स्पेशल रिटर्न, ये अभी हमने पढ़ी है कि एफबीआर जो है वो किसी भी बंदे को कह सकता है कि ये मुझे एनुअल रिटर्न या कोई भी स्पेशल रिटर्न जमा करवा दें। जैसे डी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, अगर एक बंदा डी रजिस्टर्ड हो रहा होता है तो उसे सिंपल कहते हैं कि अब हमें अपनी फाइनल रिटर्न जो है वो जमा करवाएं, हमारी जान छोड़ दें। सिमिलरली जो हम अपनी हर महीने रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं तो हम साल के एंड के ऊपर भी एक रिटर्न जमा करवा देते हैं। उसमें जो हमारी फाइनल एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हम क्या कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं। और हर कंपनी जो है वो अपनी आखिरी रिटर्न, जो सालाना रिटर्न है, वो 30 सितंबर तक क्या कर रही होती है, जमा करवा रही होती है। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रिवाइज रिटर्न, इसको जरा देखना है आपने कि अगर आपने कोई रिटर्न रिवाइज करनी है, क्या वो पॉसिबल है? जी वो पॉसिबल है, हो सकती है। आपने रिटर्न जमा कराई, उसमें गलती हो गई, आपको याद बाद में आ गया, तो आप उसकी रिवीजन कर सकते हैं। उसकी रिवीजन के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको कमिश्नर की अप्रूवल देनी पड़ेगी 120 दिन के अंदर अंदर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। मतलब जिस दिन आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई, ओरिजिनल रिटर्न जमा कराने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज रिटर्न की या रिटर्न रिवाइज करने की परमिशन ले सकते हैं। लेकिन जब आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई और आप 60 दिन के अंदर अंदर उसको रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो इस केस में आपको कमिश्नर की कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए। आप 60 दिन के अंदर अंदर वॉलंटरी बेसिस के ऊपर अपने रिटर्न जो है उसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर वॉलंटरी बेसिस के ऊपर आप रिटर्न रिवाइज कर रहे हैं तो जो भी टैक्स आपने कम पे किया होगा, जो टैक्स लायबिलिटी कम होगी, वो क्या करेंगे, वो आपको उनसे पे कर देंगे। आपके ऊपर कोई पेनल्टी, कोई ऑडिट, कोई सरचार्ज वगैरह नहीं पड़ेगा। और अगर आप
का ऑडिट वगैरह शुरू हो गया हुआ है और आपको लग रहा है पता कि मैंने गलती की है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट अगर अपनी आप रिटर्न रिवाइज कर देती हैं तो 25% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपका रिटर्न और ऑडिट पूरा हो गया और आपको शो कॉज नोटिस इशू हो गया ऑडिट का, तो फिर आपको 100% पेनल्टी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी आफ्टर द ऑडिट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और आती है फिर हमारे पास फाइनल रिटर्न। जब बंदा डी रजिस्टर्ड हो रहा होता है तो अपनी एक आखिरी रिटर्न जमा करा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये इसकी फाइनल रिटर्न है। इसके अलावा उसको मजीद कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी लास्ट रिटर्न जमा कराता है, हम उसका नाम काट देते हैं, तमाम ड्यूज वगैरह लेके उस बंदे को हम डी रजिस्टर्ड आउट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जो आपके न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है वही रिटर्न का फॉर्मेट होता है। मैं इसको जरिए वाइंड अप कर रहा हूँ। अब ये असेसमेंट एंड रह गया हुआ है ऑडिट, मैं इसको अब नहीं करवाऊंगा। जब हम इसको जनवरी में सेकेंड टाइम फील्ड टेस्ट करेंगे तो ये चीज़ जो है ये मैं वहाँ पे करवाऊंगा। नो, मैं कल से इनकम टैक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पास पेपर्स थोड़े बहुत और 2-3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपको जनवरी में करवाऊंगा। सिंपल इज डैट। कल से मैं इनकम टैक्स स्टार्ट करूंगा एंड दैट विल बी चैप्टर नंबर 4। उसको हम लेके चलेंगे। ठीक है। आई थिंक फ्रॉम 1 जनवरी टिल 10 जनवरी, इन 10 दिनों में मैं आपको सेल्स टैक्स दोबारा करवा दूंगा। और वो टाइम जो होगा वो 4:30 से 6 तक होगा। ठीक है। तो 1 जनवरी से हम 10 जनवरी तक इसको दोबारा पूरा गो थ्रू करेंगे। इसमें असेसमेंट वाला एरिया रह गया, इसमें से पेपर में कुछ नहीं आता, बट ये मैं आपको बता दूंगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। बाकी ऐप का पूरा सेल्स टैक्स वहाँ पे एक रिवाइज भी हो जाएगा और वहाँ पे मैं आपको इसके पास पेपर्स भी करवा दूंगा सेल्स टैक्स के। कल हम इनकम टैक्स अपना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। कोई सवाल वगैरह है तो मुझे बता दें, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूँ। न्यूमेरिकल शायद मैं 2-3 अपलोड करवा दूँ मजीद। ठीक है, कल मिलते हैं इनकम टैक्स के साथ। अल्लाह हाफिज। रिवाइज रिटर्न सिंपल सी बात है, कोई भी तब्दीली वगैरह है आप कर सकते हैं। जब आपने ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाई है, ओरिजिनल रिटर्न जमा करवाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने रिटर्न को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कमिश्नर की अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रिवाइज कर सकते हैं। जो टैक्स कम पे किया होगा वो पे कर दीजिएगा, जो भी शॉर्ट टैक्स होगा वो पे कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप 160 दिन के बाद रिटर्न को रिवाइज करना चाह रहे हैं तो आपको फिर कमिश्नर की अप्रूवल की दरकार होगी। अगर कमिश्नर आपको अलाउ करेगा फिर ही आप क्या करेंगे, आप उसको रिवाइज फिर ही आप उसको रिवाइज कर सकेंगे। अगर आपने कोई वॉलंटरी रिवीजन की है तो आपके ऊपर कोई किसी किस्म की पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। और अगर आपका ऑडिट वगैरह शुरू हो गया, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट आप रिवाइज कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट टैक्स होगा पे वो, और 25% पेनल्टी जो है आप वो पे करेंगे। और अगर आपका ऑडिट कंप्लीट हो गया और आपका शो कॉज नोटिस इशू हो गया, उसके बाद अगर आप रिवाइज करना जा रहे हैं तो फिर आपको सारी की सारी पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ रिटर्न। ये हमारी रिवीजन ऑफ रिटर्न है। ठीक है जी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह इनकम टैक्स। अल्लाह हाफिज।